जरा सोचिए, एक पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा हो और अचानक एक ही रात में वो एक गैस चेंबर बन जाए। आज हम ठीक इसी भयानक रात और उन गलतियों की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जिनके कारण दुनिया की सबसे भयंकर इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी भोपाल गैस त्रासदी हुई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की नाकामियों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम बात करेंगे उस भयानक रात की, कैसे मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रखा गया, गैस लीक का मिनट दर मिनट घटनाक्रम क्या था, मेडिकल सिस्टम कैसे पूरी तरह फेल हो गया, कैसे जिम्मेदार लोग बच निकले, और आखिर में वो जहरीला असर जो आज भी वहां की पीढ़ियां भुगत रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द नाइट भोपाल चोक्ड। वो रात जब भोपाल का दम घुट गया। 3000 बेकसूर जाने। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ एक रात के अंदर इतने लोग मौत के मुंह में चले रहे। और बात यही खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे वक्त बीता, ये आंकड़ा 15 से 20,000 तक पहुंच गया। जो लोग उस रात बच गए, वो बताते हैं कि हवा में ऐसी तेज जलन थी, मानो कोई बहुत सारी मिर्चियां एक साथ जला रहा हो। बिल्कुल सांस लेना नामुमकिन हो गया था। कुछ ही घंटों के अंदर एक जिंदा जागता आबाद शहर सचमुच एक जहरीले गैस चेंबर में तब्दील हो गया था। अब इसके पीछे की साइंस समझना बहुत जरूरी है। जो गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, या जिसे हम MIC भी कहते हैं, वो हवा से भारी होती है। तो हुआ क्या? हवा में उड़ने के बजाय ये गैस जमीन के बहुत करीब रेंगने लगी। और इसका सबसे खौफनाक नतीजा ये हुआ कि जो लोग जमीन पर सो रहे थे, खासकर छोटे छोटे बच्चे, वो सबसे पहले इस जानलेवा घुटन का शिकार बने। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रॉफिट्स ओवर प्लांट सेफ्टी, यानी कैसे चंद पैसों के लिए सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि यूनियन कार्बाइड ने पैसों की बचत के लिए बेसिक सेफ्टी के साथ कितना बड़ा समझौता किया था। मतलब नियमों के हिसाब से जिस टैंक को सिर्फ 50% तक भरा जाना चाहिए था, उसे 75% तक भर दिया गया। गैस स्टोर करने की लिमिट सिर्फ 30 टन थी, लेकिन वहां 42 टन गैस ठूंस दी गई। और हद तो तब हो गई जब वर्कर्स की सेफ्टी ट्रेनिंग को 6 महीने से घटाकर महज 15 दिन कर दिया गया। 15 दिन! क्या इतनी खतरनाक गैस को हैंडल करने के लिए ये काफी है? बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये लापरवाही कोई रातों रात नहीं हुई थी। इसके सिग्नल्स बहुत पहले से मिल रहे थे। 1975 में ही एक सरकारी अधिकारी ने चेतावनी दी थी, जिसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। फिर 1981 में फॉस्जीन गैस लीक होने से एक वर्कर की मौत भी हो गई। 1982 में एक अमेरिकी ऑडिट टीम ने प्लांट में 61, जी हां, 61 बड़े खतरों की पहचान की। उसी साल एक लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी जी ने भी एक बड़ी तबाही की चेतावनी छापी थी। लेकिन क्या हुआ? कॉर्पोरेट और सरकारी दोनों ही लेवल्स पर इन बिल्कुल साफ चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, क्रोनोलॉजी ऑफ द लीक। उस रात असल में क्या क्या हुआ? चलिए उस रात की घातक गलतियों को मिनट दर मिनट समझते हैं। रात 9 बजे एक पाइपलाइन की सफाई चल रही थी और गलती से पानी टैंक E610 में घुस गया। अब पानी और MIC मिलते ही अंदर एक बहुत ही भयानक केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। रात के 10:30 बजे तक टैंक का दबाव बहुत बढ़ गया था, लेकिन वर्कर्स ने सोचा कि शायद मशीन की रीडिंग खराब है। पौने 12 बजे गैस लीक का पता भी चल गया था, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ? इसे टी ब्रेक के बाद देखने का फैसला किया गया। और फिर 12:40 पर कंक्रीट में दरारें आईं और वॉल्व जोरदार धमाके के साथ फट गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस गैस को हवा में मिलने से रोका जा सकता था? जवाब है 100%। प्लांट में सुरक्षा के कई सिस्टम थे, लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम 1982 से ही बंद पड़ा था। गैस स्क्रबर बंद था, फ्लेयर टावर का कनेक्शन कटा हुआ था, और तो और वार्निंग अलार्म्स सालों से खामोश थे। कितनी बड़ी विडंबना है ना? इन सिस्टम्स को बंद रखकर कंपनी ने शायद कुछ डॉलर्स बचा लिए होंगे, लेकिन उसकी कीमत हजारों बेकसूर लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अ कंप्लीट मेडिकल फेलियर। कैसे उस वक्त का पूरा मेडिकल सिस्टम चरमरा गया। जब लोग मर रहे थे, तब प्लान की तरफ से अस्पतालों को सही जानकारी तक नहीं दी गई। इमेजिन कीजिए वो अफरा तफरी। डॉक्टरों को पहले बताया गया कि अमोनिया लीक हुई है, फिर कहा गया फॉस्जीन है, और बहुत देर बाद जाकर MIC गैस का असली नाम सामने आया।
इस कन्फ्यूजन का नतीजा बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। सही जानकारी न होने की वजह से डॉक्टरों ने घबराहट में मरीजों को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, और इस ऑक्सीजन ने फेफड़ों में जाकर MIC गैस के साथ एक बहुत ही भयंकर रिएक्शन किया, जिससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए और कई जानें चली गई। हमारा 5वां हिस्सा है इवेडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस, यानी जवाबदेही से बचना और न्याय की पूरी तरह विफलता। इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन 7 दिसंबर को भारत आए और उन्हें फौरन हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला है। महज 1 घंटे के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे के भीतर उन्हें बेल मिल गई और वो बड़े आराम से एक सुरक्षित फ्लाइट लेकर देश से बाहर निकल गए। कई रिपोर्ट साफ साफ दावा करती हैं कि कूटनीतिक और भारी राजनीतिक दबाव के चलते एंडरसन को सिर्फ 25,000 रुपए का मामूली जुर्माना भरकर जाने दिया गया। और सबसे दुखद बात, वो कभी किसी अदालत का सामना करने के लिए वापस नहीं आए। फिर 1989 में जाकर एक सेटलमेंट हुआ। रकम तय की गई $470 मिलियन। सुनने में शायद ये रकम बड़ी लगे, लेकिन जरा सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा शहर जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, हजारों मृतकों के परिवार और आने वाली पीढ़ियों के इलाज और पुनर्वास के लिए क्या ये रकम काफी थी? असल में ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी, बिल्कुल नाकाफी। और अब हमारे आखिरी हिस्से पर चलते हैं, द जेनरेशनल टॉक्सिक लेगेसी, पीढ़ियों तक चलने वाला जहरीला दर्द। आपको क्या लगता है वो त्रासदी उसी रात खत्म हो गई थी? काश ऐसा होता, लेकिन सच्चाई बहुत डरावनी है। बच्चों में गंभीर जन्मजात बीमारियां और कैंसर के मामले वहां आज भी आम हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के पीछे जो जहरीला कचरा बिना ट्रीट किए फेंक दिया गया था, वो आज तक वहीं पड़ा है। वो कचरा आज भी वहां के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और बेंजीन जैसे बेहद खतरनाक रसायन घोल रहा है। ये एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी सजा है जो वहां के बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मिल जाती है। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब कॉर्पोरेट की लापरवाही और सरकारी निगरानी दोनों एक साथ फेल हो जाते हैं, तो क्या उन बेकसूर पीड़ितों को कभी भी सच्चा न्याय मिल पाता है? इस पूरी घटना से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुनाफे की इस अंधी दौड़ में जो असली कीमत होती है ना, वो हमेशा आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए, सोचने पर मजबूर करता है ना।